आज का टॉपिक है बीए तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक लोक प्रशासन, उसकी इकाई प्रथम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, प्रशासनिक विशेषताएं। ठीक है, विकसित और विकासशील दोनों ही देशों की जो प्रशासनिक विशेषताएं हैं उनमें से सवाल बनते हुए आ रहे हैं। 2 विशेषताएं पूछ के 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 7 नंबर वाले जो मिडिल रेंज के क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ भी आ सकता है, और 15 नंबर में भी इसको पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के अंदर वो पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो हम इसको कुछ पॉइंट्स के रूप में, ठीक है, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको वो पॉइंट्स याद होने चाहिए जिनको आपको एलोबरेट करना है। कोई बहुत ज़्यादा टफ ये सवाल नहीं बनता है, बहुत इजी है, लेकिन एक बार इनको पढ़ना ज़रूरी है। डन। तो विकसित देश और विकासशील देश, सबसे पहले हमें विकसित और विकासशील के बीच का जो डिफरेंस है, क्लास में भी मैंने बताया था, बट उन बच्चों के लिए जो क्लास में अवेलेबल नहीं थे, क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, उनके लिए फिर से बता देती हूँ कि ये जो विकसित और विकासशील के बीच का जो एक डिफरेंस बोला जाता है या माना जाता है, वो बेसिकली ग्रोथ रेट, ठीक है, विकास दर के आधार पर उसको माना जाता है। किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है ना, उसके आधार पर देशों को विकसित और विकासशील की श्रेणी में, विकसित और अविकसित की श्रेणी पहले मानी जाती थी, लेकिन 1947 के बाद या 50 के बाद जब जो ये नव स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं, इनके कारण ये ना तो अविकसित की श्रेणी में आए, न पूर्णतः विकसित हो अभी माने जाते हैं। तो विकसित और अविकसित के बीच में एक विकासशील की श्रेणी हमने, जो कि लगातार विकसित होने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? प्रति व्यक्ति की जो आय दर है, वो वहाँ की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो दर है, ठीक है ना, इनके कारण से उनके बीच में उनको विकसित और विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी करके अगर मैं समझाऊँ तो विकसित देश अमेरिका, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, ये सारे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। और विकासशील देश कौन से कहलाते हैं? इंडिया, श्रीलंका, राइट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। राइट, चलिए अब हम सीधा हमारे सवाल पे आ जाते हैं कि इनकी प्रशासनिक विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो विकसित देश में सबसे पहली जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है राष्ट्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। वहाँ पर जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके अंदर एक अपने देश के संविधान और अपने देश का जो देश से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी चीज़ को वो लोग बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। ठीक है ना, तो उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है कि प्रशासन और नागरिकों के मध्य में एक सहयोग और सामंजस्य का भाव देखने को मिलता है। ठीक है, विकासशील में ये नहीं देखने को मिलता है। फिर हम सेकंड पॉइंट अगर इसका देखें तो हम बोलेंगे उत्तरदायी और कुशल लोक सेवाएं, क्योंकि नागरिकों में राष्ट्रभक्ति का जो स्तर है वो अत्यंत ऊंचा है, तो प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी सफलतापूर्वक किया जाता है। ठीक है ना, किसी भी नागरिक, उपभोक्ता या आम व्यक्ति को प्रशासन द्वारा हुई हानि या असुविधा की क्षतिपूर्ति करना एक सामान्य परंपरा है। ठीक है ना, हमारे देशों में क्या, लाइक इन इंडिया अगर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति की एक सरकारी ऑफिस में जाके काम करवाने में आपको बहुत लंबा समय लग जाता है। राइट, बट अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पे हर चीज़ का एक फिक्स पैटर्न है। ठीक है ना, आपका ये काम किस तरीके से होगा, कितने टाइम में होगा, हर चीज़ टाइम बाउंड है। विकासशील देशों में, जैसे अगर हम हमारे राजस्थान में बात करें तो सेवा की गारंटी का जो एक अधिनियम राजस्थान सरकार ने 2011 में पास किया है, तो वो कुछ इसी की तरफ एक छोटा सा कदम हम माना जा सकता है। ठीक है, देन हम तीसरा कहेंगे लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप। ठीक है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा प्रशासन। ठीक है ना, अब्राहम लिंकन ने जो ये प्रजातंत्र की जो डेफिनेशन दी थी, ठीक है ना, तो ये विकसित समाजों में बिल्कुल यथार्थ और व्यापक रूप से लागू होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, प्रशासन का स्वरूप सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक रूप में भी लोक प्रशासन जो है वो पूर्ण प्रजातंत्रात्मक प्रतीत होता है। ठीक है, वहाँ के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, वो अपने आप को एक स्वामी की तरह, एक मालिक की तरह बिहेव नहीं करते हैं, बल्कि वो एक
वो जनता के सेवक की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। और लोक सेवाओं में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। कार्मिकों को संघ बनाने और हितों के लिए संघर्ष करने की छूट भी वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरा हम कहेंगे योग्यता को वरीयता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, कि कभी आज हम उसको अगर इंडिया से कंपेयर करें, ठीक है, हमारे यहाँ पे मानना जाता है कि योग्यता को वरीयता दी जाती है, ठीक है ना। अगर हम कभी किसी भर्ती किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जो सबसे योग्य हो उसे वो जॉब मिलनी चाहिए, उसे वो पद मिलना चाहिए। लेकिन कई बार वो देखने को मिलता है कि योग्यता की बजाय जो कुछ दूसरे पैमाने हैं वो हावी हो जाते हैं, जबकि विकसित देशों में हर चीज़ का फिक्स पैटर्न है। कौन सी जॉब प्रोफाइल में कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए, ठीक है ना, कौन सा एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, एक फिक्स रास्ता है, ठीक है ना। तो भर्ती जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर योग्यता को वरीयता जो है वो बिल्कुल अप्लाइड की जाती है, ठीक है। देन विशेषज्ञता का प्रसार। विशेषज्ञता का प्रसार मतलब क्या? विशेषज्ञता को सेकेंड ईयर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, विशेषज्ञ बनाम सामान्य, सामान्य बनाम विशेषज्ञ, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। ये वहाँ से ही वहीं उसी से एक पॉइंट लिया गया है कि जिस तरीके से हम हमारे यहाँ पर जो IAS ऑफिसर्स या जो राज्य सेवाओं में भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, राजस्थान में बात करें तो जो RS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनका प्रशासन में दबदबा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। बजाय कि कोई साइंटिस्ट, कोई इसरो में जो काम करते हैं कोई साइंटिस्ट, या इसरो छोड़ो कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ठीक है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है एक अपने पर्टिकुलर विषय को लेकर, वो ज़्यादा विशेषज्ञ है। लेकिन प्रशासन में दबदबा सामान्यों का देखने को मिलता है। कहाँ? विकासशील देशों में। लेकिन विकसित देशों में विशेषज्ञता का प्रसार देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो प्रसार है वो विकसित देशों में ही अधिक हुआ है, ठीक है, और उनकी उन्नति का जो मूलाधार है वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही है, ठीक है। तो वो लोग लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में भी विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हैं। डन। तो प्रशासन में स्थूल से सूक्ष्म तथा सामान्य से विशिष्टता की ओर झुकाव में वृद्धि देखने को मिलती है। डन। फिर आ जाते हैं विशेषज्ञों का जो महत्व है, ठीक है, ये विशेषज्ञता का प्रसार और विशेषज्ञों का महत्व, इन दोनों पॉइंट्स को हम एक बना के भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं इनको ऊंचा दर्जा मिलता है, बजाय कि जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करने वाले जो लोग हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका, जापान और जर्मनी में विशेषज्ञ अधिक सम्मानित हैं। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस में इन्हें कम से कम सामान्यों के अधीनस्थ स्थिति में नहीं रखा गया। अलग अलग पैटर्न अलग अलग देश में देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो वहाँ पर विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं उच्च स्तरीय समन्वय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पढ़ने में मतलब ऐसा लिखने में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि उच्च समन्वय देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि यहाँ पर प्रशासन वही लाए करता है, ठीक है ना। समन्वय सबसे ज़रूरी काम है, ठीक है। तो विकसित देशों में एक कार्य से संबंधित कई सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी संगठन कार्यरत होते हैं, किंतु इन संगठनों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद बरसों तक अनिर्णित अवस्था में नहीं रहते। समय रहते राजनीतिज्ञों, शीर्षत कार्यपालिक अधिकारियों द्वारा इनको सुलझा लिया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक उच्च स्तरीय जो समन्वय है वो हमेशा देखने को, कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आ जाते हैं पर्याप्त राजनीतिक चेतना, ठीक है। विकसित राष्ट्रों के लोक सेवक सामान्यतः राजनीतिक रूप से तटस्थ और अनाम रहकर कार्य करते हैं। सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था न्यूट्रलिटी, ठीक है, एनोनिमिटी, ठीक है, अनामता और तटस्थता का जो नियम प्रशासन के ऊपर लागू होता है, प्रशासन में पारदर्शिता के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन
विकसित देशों के जो कार्मिक हैं उनमें राजनीतिक अधिकारियों तथा स्वयं के हितों के प्रति पूर्ण चेतना पाई जाती है। ठीक है, फ्रांस में जो लोक सेवकों को सर्वाधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं। जब हम फ्रांस की प्रशासनिक विशेषताएं या व्यवस्था जो है अलग से पढ़ेंगे तब आपको फ्रांस का पूरा सेटअप हम समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है ना, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार और जन चेतना में वृद्धि के कारण पर्याप्त राजनीतिक अधिकार प्रदत्त हैं। ठीक है, कर्मचारी अपनी मांगों और सुविधाओं में वृद्धि के लिए पर्याप्त सजग व प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। महिलाओं को प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, उत्तरदायित्व। विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता उसका लोक उत्तरदायित्व स्वरूप है। लोक प्रशासन पर जनता का नियंत्रण रहता है और प्रशासन अपने समस्त कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो फॉर्मेट है वो अमेरिका में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस में देखने को मिलता है। जन सहयोग की पर्याप्तता। किसी भी प्रशासन की सफलता किस पर डिपेंड करती है? उसकी जन सहभागिता पर निर्भर करती है। ठीक है ना, तो विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना में विकसित देशों में प्रशासन में जन सहभागिता की पर्याप्तता अधिक देखने को मिलती है। राइट, प्रशासन संबंधी नीतियाँ निर्णय जो है जन समर्थन के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी इन देशों में सुनिश्चित करने के प्रयास न केवल देखने को मिलते हैं बल्कि लोगों की वास्तविक रूप में सहभागिता दिखाई भी देती है। राइट, प्रशासन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव। विकासशील देशों के विपरीत विकसित देशों के लोक प्रशासन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में ब्रिटेन के विपरीत लोक सेवा पर दलबंदी का प्रभाव है। राष्ट्रपति को अपने कृपा पात्रों, मित्रों, विश्वस्त लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये इंडिया में या जैसे जो विकासशील देश है वहाँ पर ये कम देखने को मिलता है। विकसित देशों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि दलगत राजनीति बहुत होती है ना। जैसे अगर आपने अमेरिका का जो पढ़ा होगा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ये दो बड़ी पार्टियां वहाँ देखने को मिलती है। और जो वहाँ की जो जनता है, ठीक है ना, वहाँ की जनता का स्पष्ट एक ओरिएंटेशन, एक पार्टी के तरफ झुकाव देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हमारे यहाँ पर लेकिन राजस्थान एक पिछले इतने सालों से एक पैटर्न चल रहा है कि फर्स्ट 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको चेंज कर रहे हैं। हमारा कोई खास ओरिएंटेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको जो राजनीतिक दलों का जो प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्योंकि लोगों का झुकाव किसी पार्टी विशेष की तरफ होता है तो वहाँ पर प्रशासन में भी राजनीतिक दलों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है ना, फिर आती है गतिशीलता की प्रवृत्ति। अब ये गतिशीलता की प्रवृत्ति मतलब कि जो विकसित देशों का जो सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक ढांचा जो है वो प्रवृत्ति का परिचायक है। इन देशों में परिवर्तन को सहजता से अंगीकार किया जाता है। ठीक है ना, जैसे जैसे जो परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परिवर्तन को वो लोग एक ज़रूरी चीज़ समझते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। ठीक है, जैसे तकनीकी विकास के संदर्भ में अगर कोई आए परिवर्तनों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती है। विकसित विकासशील देशों में चीज़ों को चेंज करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं व्यापक कार्यक्षेत्र। 13वां नंबर है व्यापक कार्यक्षेत्र। विकसित देशों की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत व्यापक एवं गंभीर कार्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप ने प्रशासन के कार्यक्षेत्र को न केवल व्यापक बनाया है बल्कि गुरुतर दायित्वों से भी युक्त कर दिया है। ठीक है, जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, रक्षा, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है, इससे लेकर न्याय व्यवस्था तक प्रत्येक जन उपयोगी कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत जो प्रशासन है वो लोगों के जीवन में घुला मिला सा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो
13 पॉइंट है। व्यापक कार्यक्षेत्र देखने को मिलता है, गतिशीलता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, प्रशासन पर राजनीतिक दलों का प्रभाव देखने को मिलता है, जन सहयोग की पर्याप्तता है, वहाँ पर उत्तरदायित्व देखने को मिलता है, पर्याप्त राजनीतिक चेतना देखने को मिलती है, उच्च स्तरीय समन्वय है, विशेषज्ञों को महत्व दिया जाता है, विशेषज्ञता का प्रसार किया जाता है, योग्यता को वरीयता दी जाती है, लोक सेवाओं का लोकतांत्रिक स्वरूप देखने को मिलता है, और उत्तरदायी और कुशल लोक सेवाएं, और राष्ट्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। तो ये जो है ये मेन 13 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है।